हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के हिंदी बुक सेकंड कृतिका से जो हमने सेकंड चैप्टर जो पढ़ रहे थे, मेरे संग की औरतें। और इस पार्ट की लेखिका है मृदुला गर्ग ने। तो उन्होंने अपने बचपन के जीवन के बारे में हमें थोड़ा सा रूबरू किया था और ये बताया था कि बचपन देखा नहीं था क्योंकि उनके होने से पहले एक आदर्शवादी महिला थी और भारतीय परंपराएं होती थी, जो स्त्रियां हैं, महिलाएं होती थी, किस तरह से वो अपने के बारे में हमें मृदुला में बताया है। तो उन्होंने जो आगे बताया कि उनकी जो नाना जी थे वो आगे पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर होते हैं वकालत। तो इस तरीके से वो विलायती रंग जिंदगी जीने लगते हैं। उस तरीके से उनके ऊपर किसी की तरह का असर नहीं पड़ता है, वे अपने पारंपरिक तरीके उन्होंने इस तरीके से जिया था। और जब उनकी नानी में उनकी जो लेखिका की माँ थी वह 15 वर्षीय थी, तब इनकी नानी को की शादी जो है, नहीं, लेखिका की माँ की शादी जो है वह किसी ऐसे देश प्रेमी यानी जो भारतीय जो स्वतंत्रता प्रेमी हैं उनसे ही उनका विवाह किया जाए। उन्होंने क्या करा, अपने जो पति के मित्र थे एक स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी से वह मिलना चाहती है। तो इस दौरान देखकर पति को भी थोड़ा दंग हो जाता है कि कभी उसने मुझसे बात ऐसे ढंग से बात नहीं की, आज ये मुझसे क्या कहना चाहती है। लेकिन उन्होंने वक्त की नज़ा को समझा कि जैसे वह अपने जीवन के अंतिम दौर में है तो उन्हें बुलाती है। और इस दौरान वह देखो क्या बात करती है कि जो उनकी लेखिका की नानी थी वह उनके पति के मित्र से कहती है, प्यारेलाल जी से कहती है कि मेरी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से ही होनी चाहिए, क्योंकि जो भारतीय रंग संग से डला हो। तो इस लेखिका की जो माँ है उनकी शादी एक पत्नी से कर दी जाती है। तो कि इस दौरान उनके एक शादी जो है एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से होती है, जो कि एक भारतीय यानी स्वतंत्रता सेनानी भी होता है। इस कारण जो हमने पढ़ा था कि इस कारण से वह स्वतंत्र सेनानी होने के कारण उसे आईसीएस की जो परीक्षा होती थी उसमें बैठने नहीं दिया था। अब आगे पढ़ने लिखने के बाद जब नौकरी इस तरह की नहीं मिल पाती है और आगे जब देखे कि उनके पास जेब में किसी तरह का पुश्तैनी पैसा धेला नहीं था, यानी ज़मीन जायदाद रुपया पैसा नहीं था। तो अब जिस तरीके की ज़िंदगी जो जीनी थी वो एक थी सीधा सादा जीवन। और जो लेखिका की माँ थी, अब बेचारी अपनी उनकी माँ यानी उनके नानी के और उनके गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने को मजबूर होने लगी और अपने ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर होती है। इस दौरान उन्होंने खादी सादी पहनना शुरू कर दिया था। तो यानी इतनी देर की अवस्था में जब बता रही है कि जब वह इतनी भारी साड़ी खादी की साड़ी पहनती थी तो कई बार उनकी कमर भी चणका खा जाती थी। रात भर वह जाकर उसे पहनने का अभ्यास करती थी जिसे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि जिसे देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी भी कहा करती, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और टांग दो। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके से उतारने की कोशिश पेशकश कभी नहीं की, यानी उन्होंने यानी उसके जीवन में दखल देने की कोशिश नहीं की। आगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे से क्यों नहीं की, इसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी ख्वाबों से थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, क्योंकि वो कहते तो काफ़ी अंग्रेज़ों से उनकी जान पहचान भी थी और एक साहब की तरह वो माना। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे से रंग ढंग से लिखाने में सब अंग्रेजी थे। मज़े की बात ये थी कि हमारे देश में आज अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, जो कि आज हम जितना भी हम इतिहास पढ़ते हैं और उसमें बड़े हमारे देश के जितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें जो बड़े नाम आते हैं वो अंग्रेजों के हिमायती बनते थे, अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक बनते थे। तो उनमें नाम आगे आते हैं गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, यानी जेब से तो खाली हो लेकिन फिर भी ऐसी शोहरत दिखाता रहे। दबदबा उसके साहसी ससुर का ही था, यानी फिर भी देखिए उनके जो
उनके घर पे दबदबा फिर भी उनके साहब ससुर का ही था, क्योंकि वह पूरी तरीके से की तरह दिखाई पड़ते थे। साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती, यानी ऐसी कोई कहानी हो सकती थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वह रोमांचक कथाएं थी जो तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी, यानी कहानी को और मजबूत बना देती है। क्योंकि अगर हम एक रवैये से देखें, अगर हम सामाजिक सरोकार से देखें, तो अगर एक अच्छे रुतबे वाले जो होते हैं, यानी जिनके पास अच्छा खासा रुपया पैसा होता है, इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो अपनी बराबरी के हिसाब से ही शादी वगैरह करते हैं। लेकिन नाना इतने तो रईस हो चुके हैं, इतने साहब हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने जो अपनी बेटी की रजामंदी दी थी शादी के लिए, वो एक ऐसे मध्यम वर्गीय या बोले कि निम्न स्तरीय परिवार में, और ऐसे लड़के के लिए जो कि एक आज़ादी का दीवाना है। तो लेखिका का मानना है कि इससे बड़ी बढ़कर कोई ऐसी कथाएं नहीं हो सकती है, ऐसी कहानियां नहीं हो सकती है। दूसरी वजह माँ अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। यानी हम अगर आगे देखें कि उनकी जो माँ थी, उनकी शायद कम उम्र में शादी हो गई, लेकिन फिर भी उनमें जो इतनी जो उनमें व्यक्तित्व के जो पहलू थे, कि उनमें खूबसूरती होने के साथ साथ उनमें एक जो नज़ाकत दिखाई देती है, जो एक गैर दुनियादारी है, बाहरी समाज से भी जो एक ईमानदारी का और निष्पक्षता का जो एक भाव था उनमें, तो इससे मालूम पड़ता है कि वे सारी काफ़ी विलक्षण प्रतिभाओं से संपन्न महिला थी। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हमने देखा था कि शायद वह अपने नाजुक शरीर के कारण उनसे कोई इतना काम नहीं करवा सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी। यानी वे शरीर से तो इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अपने विचारों से, अपने विवेक से इतनी मजबूत थी कि उनसे बड़े बड़े जो फैसले होते थे, उनसे उनकी ज़बानी राय मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह ही निभाई भी जाती थी। और लेके घर वाले इसलिए भी मानते थे क्योंकि जो उनकी बहू थी, यानी लेखा की माँ थी, उनके पिता एक साहब थे, यानी एक बड़े रुतबे वाले आदमी थे। इस कारण से उनकी राय वगैरह उनकी बेटी की मानी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। यानी हम हाथी पे जुतवाना यानी हो गया कि काफ़ी रुतबे पैसे वाले नहीं हैं, हम तो क्या है केवल एक, तो यानी दादी के देखिए कहना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। यानी हमारे पास तो क्या केवल बैल है और हम जो बैल जैसे जीवन जिंदगी करते हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मरजात पिताजी भी, यानी कि जो बच्चों की परवरिश होती थी, यानी तो उनको जो है माँ का प्यार या बच्चों को जो एक परवरिश जो दी जाती है, उनमें घर के सभी जो सदस्य थे, इनकी माँ के अलावा सभी लोग इसमें, यानी पिता यानी इनके पिताजी भी जो थे बच्चों को अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते थे। पर ठोस काम नहीं करने का ये मतलब नहीं कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वो उसे भरपूर निभाती रही थी। क्योंकि हम यहाँ पर अभी तक जो देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अभी तक हमें जो हमने देखा कि उसकी जो लेखिका की माँ है, वे अपने शरीर रूप से तो क्या है एकदम बोले तो एकदम कमज़ोर सी है और बिल्कुल नाजुक जो शरीर वाले होते हैं उस तरीके की है, लेकिन इसके अलावा जो उसके विचार हैं काफ़ी ठोस और मजबूत हैं। तो इसके अलावा वे काम तो इतना नहीं कर पाती थी, लेकिन इसके अलावा जो वैचारिक हम बात करते हैं कि यानी विचार उसके काफ़ी अच्छे और उच्च थे। इस कारण से जो बाकी जो बच्चों की परवरिश के मामलों में सारे घर के परिवार उस पर लगे रहते थे, लेकिन हम ये देखें कि उसकी जो माँ थी लेखिका की, उनमें आज़ादी का जुनून भरपूर था और इस कारण से वे अपने जीवन को अच्छे तरीके से भी जीती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए। यानी कि हम देखें कि अगर जुनून आज़ादी का, हम आज़ादी के लिए इतने प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसे बिल्कुल आज़ादी की तरह ही जीने की कोशिश करें। यानी कि किसी के बंधनों में पढ़कर हम आज़ादी को अपनाने की कोशिश करें, आज़ादी मानने लगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी के बंधनों में बढ़कर अगर आज़ादी मानने लगे तो किसी तरह की आज़ादी नहीं होती। आज़ादी मानने के लिए हमारे विचार भी आज़ाद होने चाहिए और हमें किसी तरह के बंधन में नहीं बंधने चाहिए। जिस देश से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, यानी अपने तरीके से किस तरह से जीवन जीते हैं, किस तरह से अपने को आज़ादी चाहिए, वे इनकी माँ को अच्छे से आता था और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी जिया है। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड प्यार किया,
ने हमारे लिए खाना पकाया और मैं अपनी अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर पर नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। यानी हम देखें कि जो हमारे भारतीय जो आदर्श महिलाएं होती थी, या हमारे जो भारतीय महिलाओं या माँ को जैसा रोल होता है जैसा वो करती हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं अपने बच्चों के साथ। जो लेखिका अपने जीवन के अपनी माँ के जो ममता है उनके कुछ ऐसे कड़े जो है पहलू को हमें हमारे सामने रख रही है कि वो बताती है कि उनकी माँ ने न तो कभी उनको भी लाड प्यार किया, न कई बार उनके लिए खाना बनाया, और उन्होंने कभी भी बच्चों को यानी उनकी बेटियों को कभी भी अच्छी पत्नी या बहू बनने की सीख भी नहीं दी। तो इसका कारण भी वह बताती चलती है कि कुछ तो शायद उनकी बीमारी थी जिसके कारण वह घर भी नहीं संभाल पाती थी, और ज़्यादा हाथ तो उनकी अरुचि का होता था क्योंकि उनकी रुचि इस तरीके के काम काज में कम होती थी। उनका ज़्यादा वक्त जो था वो किताबें पढ़ने में ही बीतता था, बाकी वक्त जो था उनका साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनमें आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। यानी कि जैसे हम देखते हैं घर में हमारे परिवार में क्या होता है, जैसे हमारी बहनें मम्मी जो रहती है एक बड़ा परिवार जैसे लेते हैं, उसमें अगर कोई ऐसा काम करने ज़्यादातर काम करने वाला होता है, तो कोई भी जब घर में किसी की जैसे हमारे दादा या कोई भी अगर कोई काम बताते हैं तो उसका नाम अनायास से उसके मुंह से निकल जाता है, ठीक है, कि वो उसे वो पता है कि वही हमारा काम करके देगी। तो इस कारण से उनकी माँ तो उनके घर पे लिखे कि माँ काम तो करती नहीं थी, इस कारण से न तो उनका कोई नाम लिया करता था और न ही उनसे आम औरत होने की अपेक्षा रखते थे कि ये सामान्य महिलाओं जैसे हमसे व्यवहार करेगी। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वे पत्नी, माँ और बहू के किसी भी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। लेकिन हम जो साथ साथ देख रहे हैं फिर भी अपने परिवार में बहू जो उनकी माँ था उनका थोड़ा रुतबा अच्छा था और इतनी श्रद्धा थी कि सभी उसको मानते भी थे। लेकिन इसके बजाय देखें कि उन्होंने घर में यानी परिवार से संबंधित किसी तरह के कोई ऐसे काम नहीं किए, ना तो अपना पत्नी का फर्ज अच्छे से निभा पाती है, ना ही अपने बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दे पाती है, यानी माँ का प्यार भी उसे नहीं दे पाती है। तो और बहू का कर्तव्य भी किसी तरह से कर नहीं पाती है, लेकिन फिर भी उनके परिवार में उनके लिए श्रद्धा काफ़ी थी। क्योंकि उसके कारण आए जो साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए थे। तो यानी कि जो एक लेखिका है जो अपने हिसाब से जो उसके कारण ढूंढ पाई थी, उसमें एक उनको मिला था कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे एक की गोपनीय बात को दूसरी बार जाहिर नहीं होने दी थी, क्योंकि ऐसे इंसानों से लोग ज़्यादा लगाव रखते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं और किसी की बात इधर की उधर नहीं करते हैं। तो इससे क्या रहता है कि किसी की जो अगर ऐसी अगर प्राइवेट बात रहती है, कोई अगर रहस्य वाली बात रहती है, तो उसमें रहस्य ही बना रहता है। तो घर परिवार के सदस्यों में इस कारण से शायद हो सकता है कि उनका लगाव ज़्यादा था। पहले के कारण उनके घर वालों का आदर मिला होता, तो दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती भी। क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में अगर महिलाएं जो होती है बातें इधर की उधर करती भी है, तो अगर ऐसी महिलाओं से करें जो बात कहीं तीसरी जगह ना घुमाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए कई बार ऐसी बातें उठ जाती है, अगर किसी को नहीं बताए तो हमसे रहा नहीं जाता। बताने से क्या पता किसी का बोझ हल्का होता हो, लेकिन जब उस लेखक की माँ को कोई अपनी बात बताते थे तो वो ऐसे रहस्य ही रखती थी। इस कारण से ऐसे पहले कारण से तो घर वाले उससे खुश थे और दूसरे कारण से उसके बाहर वाले यानी महिलाएं यहाँ हो सकती है वो उनसे काफ़ी अच्छा उनका आदर मिलता था। दोस्त वह हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वे एक बहन की दूसरे के नाम ही क्यों ना हो, और माँ ये जानने को बेहाल हो कि वे की बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यानी देखिए इस परिवार में जो हम देखते हैं निजत्व यानी सबको अपनी प्राइवेसी रखने का पूरा अधिकार था कि किसी के साथ वो इतना शेयर नहीं करे, हर तरीका अपने अपनी बातों में मस्त रहे। तो इस कारण से जो लेखिका है वो अपनी बहनों के साथ और उनके छोटा भाई जो था वे भी क्या हो जाए लेखन के हवाले हो गया, यानी वे साहित्य चर्चाओं में आगे संलग्न हो जाते हैं। आज के लिए केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।